नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद जी की कहानी आकाशदीप और इसकी तात्विक समीक्षा आज हम देखेंगे। कहानी विस्तार से मैं करवा चुकी हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए तत्वों के आधार पर इस कहानी की समीक्षा देखते हैं। देखिए, तत्वों के आधार पर अगर देखें तो सबसे पहला तत्व कौन सा आता है? कथानक का आता है। किसी भी अच्छे कथानक में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? रोचक होना चाहिए, सुसंगठन होना चाहिए, जिज्ञासा बनी रहे, जो पढ़ने वाला पाठक है उसके मन में जिज्ञासा रहे कि आगे क्या घटना घटित होगी। अगर ये गुण है तो एक कहानी या कथानक उपयुक्त या अच्छा कथानक कहा जा सकता है। ये सभी गुण आकाशदीप कहानी के कथानक में आद्यंत यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक व्याप्त है। जिज्ञासा आरंभ से ही स्थान ग्रहण कर लेती है। दोनों प्रवासी भारतीय आकस्मिक रूप से मिलते हैं। बुधगुप्त को पता चलता है कि दूसरा साथी एक स्त्री है। इससे कथानक में रोचकता भी बनी रहती है। कथा वस्तु के दृष्टिकोण से ये एक संगठित कथानक है। इसमें प्रारंभ, उसके बाद विकास, फिर चरम अवस्था और उसके बाद समाप्ति का जो क्रमिक संयोजन है वो बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। इसमें प्रेम, आदर्श, व्रत, त्याग और मानव हृदय के स्वाभाविक गुणों का सुंदर सामंजस्य कथाकार ने इस कथानक में प्रस्तुत किया है। अगर कथानक को संक्षिप्त रूप में देखें तो ये एक बंदी गृह में आलिंगनबद्ध हो जाने वाले दो प्रवासी भारतीयों की कहानी है। ये दो प्रवासी भारतीय कौन है? बुधगुप्त है और दूसरी कौन है? चंपा है। चंपा के पिता जलदस्यु बुधगुप्त के साथियों से संघर्ष करते हुए मारे जाते हैं। चंपा के पिता वणिक मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। पिता की मृत्यु के बाद मणिभद्र ने चंपा को अपनी बनाना चाहा और उसके मना करने पर उसे बंदी बना लिया। बुधगुप्त भी बंदी था, पर चंपा की सहायता से उसे मुक्ति मिल गई। दोनों ने मिलकर नाव के नाविकों और प्रहरियों को नष्ट कर नाव पर अपना अधिकार कर लिया और नाविक को अपने अनुसार चलने को बाध्य किया। नाव चलकर कहाँ पहुंचती है? एक नए द्वीप पर पहुंच जाती है, जिसका नाम क्या दिया गया? चंपा द्वीप। क्योंकि उस द्वीप के नाम का किसी को पता नहीं था, इसीलिए बुधगुप्त ने उसे क्या नाम दिया? चंपा द्वीप नाम रखा। बुधगुप्त ने अपने परिश्रम पुरुषार्थ से बाली, जावा और चंपा द्वीपों की व्यवस्था की तथा चंपा इन द्वीपों की रानी हो गई। बुधगुप्त चंपा को अपनी हरदेश्वरी मानता था, पर चंपा उससे पृथक ही रहना चाहती थी। वह उसे अपने पिता का हत्यारा समझती थी। चंपा के हृदय में प्रेम और घृणा दोनों भाव उमड़ घुमड़ रहे थे। बुधगुप्त उसे बताता है कि उसके पिता उसके शस्त्र प्रहार से नहीं मरे थे, वे तो एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे थे। परंतु चंपा अपने प्यार को दबाकर विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। वह तो विवाह न करने का व्रत पहले ही ले चुकी थी। बुधगुप्त एक निराश प्रेमी बना चंपा से आज्ञा लेकर वापिस अपनी धरती स्वदेश लौट जाता है। चंपा वहीं चंपा द्वीप पर रहकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसे जाते हुए निहारती रहती है। वह द्वीप पर आजीवन एक स्तंभ पर दीप जलाती थी। एक दिन काल के कठोर हाथ उसे अपनी चंचलता से गिरा देते हैं। किसी भी अच्छे कथानक में अगर देखें तो ये रोचकता, सुसंगठन और जिज्ञासा ये इस कथानक में बहुत ही अच्छे तरह से कथाकार ने शामिल किए हैं। देखिए, इसके बारे में ये हम पहले भी मैं डाल चुकी हूँ, लेकिन आप चाहें तो पहले कथानक डालकर बाद में इस स्टैंजा को, इस पहरा को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले डाल दिया है, लेकिन आप अपने अनुसार इसे देख लें। दूसरा, अगर हम देखें पात्र और चरित्र चित्रण, अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो कहानी में पात्रों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कम पात्रों से कहानी गठित और सुंदर तरीके से आगे बढ़ती है। आलोचक कहानी में अगर देखें तो चंपा और बुधगुप्त दो ही प्रमुख पात्र हैं, क्योंकि किसी भी कहानी में दो तरह के पात्र होते हैं। एक होते हैं प्रमुख पात्र और दूसरे कौन होते हैं? गौण पात्र। तो यहाँ पर जो चंपा और बुधगुप्त है ये कौन है? प्रमुख पात्र है। इसके साथ साथ पोत नायक और जया ये दोनों गौण पात्र है। बुधगुप्त चंपा को नवीन द्वीप पर पहुंचाने तक साथ रहता है और जया चंपा की सहचरी, सहेली, सखी के रूप में रहती है, पर वह कहानी के मध्य में रहती है। चंपा के चरित्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो चंपा के चरित्र में निर्भीकता है, स्वतंत्र प्रेम का भाव है, पैतृकता पर गर्व है, यानी उसे अपने पिता के द्वारा किए गए कार्य पर गर्व है, प्रेम की पुलक है, दृढ़ निश्चय आदि गुण चंपा के चरित्र में सहज ही देखे जा सकते हैं।
वह जाह्नवी के तट पर उपस्थित चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है और माता का देहांत हो जाने के बाद अपने पिता के साथ नाव पर ही हर समय रहती है और सामुद्रिक यात्राएं करती है। अब अगर बात करें बुधगुप्त की, तो बुधगुप्त ताम्र लिपित एक क्षत्रिय है जो परिस्थितियों के कारण क्या बन गया, जलदस्यु यानी जल में रहने वाला डाकू बन गया, लुटेरा बन गया। उसके चरित्र में हमें वीरता, पुरुषार्थ और स्वभाव की कठोरता, सच्चे प्रेम का भाव, कोमलता का समावेश और वियोग को स्वीकार करने की क्षमता आदि गुण हमें इस कहानी के माध्यम से पता चलते हैं। यद्यपि वह चंपा को अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता है, पर उसकी विवशता को देखकर वह वियोग की धरोहर लेकर स्वदेश लौट जाता है, क्योंकि वो जान जाता है कि चंपा विवश है, वो उससे विवाह नहीं कर सकती, तो वो उस वियोग को सहन करते हुए वहां से वापस भारत भूमि पर लौट जाता है। इस प्रकार अगर देखें तो इस कहानी में पात्रों की संख्या सीमित है और पात्रों के चरित्र को भी स्वाभाविक रूप से चित्रित किया गया है, जो हृदय स्पर्शी बन पड़ा है। अगला जो हम इसका तत्व देखते हैं वो है क्या है, संवाद या कथोपकथन। देखिए, संवादों के गुण का विवेचन करने पर हम ये जानते हैं कि संवाद कैसे होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, सरल होने चाहिए, सजीव स्वाभाविक होने चाहिए और पात्रों के अनुकूल होने चाहिए, प्रभावशाली, तीक्ष्ण यानी तीखे और प्रभावशाली पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। मुख्यतः संवादों के 3 गुण स्वीकार किए जाते हैं। पहले क्या है, चित्राभिव्यंजन में सहायक यानी चरित्र चित्रण की अभिव्यक्ति में सहायक। दूसरा क्या है, कथा को गति प्रदान करने वाले और तीसरा क्या है, वातावरण की सृष्टि करने वाले होने चाहिए। आकाशदीप कहानी में अगर हम देखें तो इसके संवादों में ये सभी गुण मिल सकते हैं या आसानी से आप इन संवादों में ये गुण देख सकते हैं। यहाँ पर आप उदाहरण के रूप में जो आपको आसानी से संवाद याद हो जाए उसके उदाहरण यहाँ पर आप 2-3 पंक्तियां जरूर डालें। मैंने यहाँ नहीं डाले क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं डालूं, वही आप याद करें जो आपको आसानी से याद हो। उदाहरण के रूप में उन 2-3 संवादों को यहाँ पर डाल सकते हैं। अगला हम जो यहाँ तत्व देखते हैं वो क्या है, देशकाल और वातावरण। देखिए, कहानी की सार्थकता और सफलता उसकी कथा वस्तु में चित्रित देशकाल और वातावरण की प्रस्तुति पर ही निर्भर करती है। इस दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो आकाशदीप कहानी में ऐसे वातावरण का सृजन किया गया है जिससे पाठक को समाज और राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग की प्रेरणा मिलती है। बुधगुप्त और चंपा के कथोपकथन से हमें पता चलता है कि मानव के मन में बंधन मुक्त होने की कितनी तीव्र लालसा होनी चाहिए। आंधी, समुद्री लहरें और तेज हवाएं मानव के जीवन में आने वाली बाधाएं हैं, लेकिन हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। इन दोनों के जीवन में भी यही घटनाक्रम घटित हुआ था, लेकिन दोनों ने आशा नहीं छोड़ी। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि देशकाल और वातावरण की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो आकाशदीप कहानी एक सफल कहानी कही जा सकती है। इसमें उस समय की स्थितियों का चित्रण किया गया है, साथ ही साथ जो जावा है, सुमात्रा है, उन पर किस प्रकार बुधगुप्त आधिपत्य स्थापित कर लेता है, समुद्र की लहरों पर किस प्रकार बुधगुप्त अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, वो हम देशकाल में आसानी से देख सकते हैं। जो वातावरण बन पड़ा है, अंधेरी रात का जो चित्रण किया गया है शब्दों के माध्यम से, वो अद्वितीय है और पाठक को प्रभावित करने वाला है। तो इस प्रकार देश और वातावरण की दृष्टि से ये कहानी एक सफल कहानी कही जा सकती है। अगला हमारा यहाँ पर पॉइंट क्या बनता है तात्विक समीक्षा में, तत्व है उद्देश्य। देखिए, कोई भी कहानी निरुद्देश्य नहीं होती और प्रसाद जी की कहानियां तो उद्देश्य से परिपूर्ण है। इन्होंने हमारे प्राचीन इतिहास को कहानियों में शामिल करके हमें उस समय को चित्रित किया है या हमें उस समय के दर्शन अपनी कहानियों के माध्यम से करवाए हैं। तो इस कहानी में भी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर छिपा है। इसी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें कि इस कहानी में उद्देश्य को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि मानव के भीतर विश्वास की भावना जगाना, बिना सोचे समझे किसी से घृणा न करना, गरीब असहायों की सेवा करने जैसी भावनाओं को यहाँ पर जगाया गया है। देखिए, अगर अकेला 4-5 नंबर में अगर प्रश्न आ जाता है कि आकाशदीप कहानी का उद्देश्य क्या है, तो आप यहाँ पर इनको पॉइंट के रूप में लिख सकते हो, तो जिससे आपका ये प्रश्न कैसा तैयार होगा, अच्छा तैयार हो जाएगा। चंपा के आचरण के द्वारा बुधगुप्त के हृदय में दस्यु वृत्ति का त्याग करवाकर लेखक ने अपने हृदय को दर्शाते हुए कहानी के अंत में कर्तव्य के सम्मुख
प्रेम की बलि चढ़वा दी। देखिए यहाँ पर प्रेम की बलि कहाँ चढ़ाती, जो चंपा है वो भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहती और जो बुधगुप्त है वो भी अपने देश प्रेम के भाव को नहीं त्यागता, इसीलिए दोनों अलग हो जाते हैं, अपने प्रेम का बलिदान कर देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि आकाशदीप कहानी अपने उद्देश्य का पोषण करने में पूर्णतः सक्षम कहानी है और कर्तव्य की भावना को पुष्ट करना ही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही जो प्रमुख पात्र हैं वो अपने अपने कर्तव्य के लिए अपने प्रेम भाव का त्याग कर देते हैं। अगला जो हमारा इसका तत्व है वो है भाषा शैली। देखिए आकाशदीप कहानी की जो भाषा है उस पर कवि जयशंकर प्रसाद के कवि हृदय का प्रभाव देखा जा सकता है। खड़ी बोली का सहज सरल एवं प्रांजल रूप इसमें साकार हो उठा है, लेकिन तत्सम शब्दों की प्रचुरता ये जयशंकर प्रसाद की शब्दावली की एक विशेष पहचान है कि इन्होंने तत्सम शब्दावली को प्रचुर मात्रा पे अपने कहानी लेखन जो नाटक है या जो भी इनकी कहानियां हैं उनमें बहुत अच्छे से हम इनकी शब्दावली को पहचानते हैं। तो इस कहानी में भी अगर देखें तो कहीं कहीं इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग जैसे देखा जाए तो अस्वाभाविक सा लगता है, क्योंकि दोनों जो पात्र हैं वो बहुत ही साधारण पात्र हैं, परंतु भावों को गति देने या उसकी अभिव्यक्ति में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कहानी की भाषा को प्रस्तुत करते समय जिज्ञासा, कौतूहल, रोचकता एवं आकर्षण बनाए रखने के लिए शैली की प्रांजलता सजग रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी कला के तत्वों के दृष्टिकोण से देखें तो जयशंकर प्रसाद जी की कहानी आकाशदीप एक सफल कहानी कही जा सकती है। देखिए जब भी किसी कहानी की शैली की बात आई, यहाँ पर ये मैंने नहीं डाला, शायद रह गया, शैली की जब बात आई तो कोई भी कहानी होती है वहां पर वर्णनात्मक शैली इसके साथ साथ, क्योंकि कहानी में पात्र और पात्र किसके माध्यम से बात करते हैं, संवादों के माध्यम से, तो संवादात्मक शैली। इसके साथ साथ जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो वातावरण का चित्र उपस्थित होता है, तो कौन सी शैली आएगी, चित्रात्मक शैली। तो ये कुछ एक शैलियां आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं, वर्णनात्मक, संवादात्मक, चित्रात्मक, विवरणात्मक शैली का भी आप यहाँ नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके माध्यम से इस कहानी को और भी सुंदर और चित्रात्मक बनाने का कार्य प्रसाद जी ने किया है। तो भाषा शैली के दृष्टिकोण से भी एक सफल कहानी कही जा सकती है। तो इन तत्वों के आधार पर आप इस कहानी की समीक्षा कर सकते हैं और अंत में यहाँ से आप जैसे ये देख रहे हैं तो यहाँ आप लिखेंगे निष्कर्ष। अंत में निष्कर्ष जरूर लिखें ताकि पता चले कि प्रश्न पूर्ण है। तो निष्कर्ष रूप से तात्विक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जयशंकर प्रसाद जी की कहानी आकाशदीप एक सफल कहानी कही जा सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।